ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 11, शक्ति का प्रदर्शन। अगले दिन ब्लेज को अस्पताल में होश आया। उसे असहजता और थकावट महसूस हुई। उसके शरीर के कुछ हिस्सों में हल्का दर्द भी था। सिर फोड़ते हुए उसे कल की घटनाएं याद आ गई। शैतान फल शक्ति का अत्यधिक उपयोग करने का परिणाम बहुत बड़ा है। मेरी शक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं इसके परिणाम को झेल सकूं, इसलिए बेहतर है कि मैं शैतान फल शक्तियों का बेतहाशा उपयोग करने से बचूं, ब्लेज ने सोचा। फिर भी उसे अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस हुए। एक विचार के साथ सिस्टम इंटरफेस उसके सामने प्रकट हुआ। नाम ब्लेज हंट, व्यवसाय मरीन, संविधान 5.4, शक्ति 5.5, गति 5.4, शैतान फल क्षमता 5.5, हकी कोई नहीं, भंडारण में आइटम कोई नहीं, निःशुल्क विशेषता बिंदु 0, कार्य वर्तमान में कोई नहीं। उसकी विशेषताएं बढ़ गई है। भले ही ये सिर्फ 0.1 है, लेकिन बदलाव तो था। बिना किसी रोकटोक के गैर्ब से लड़ने से संभवतः उसकी कुछ क्षमताएं सामने आ गई थी। इसने ब्लेज के पिछले अनुमान की पुष्टि की। लड़ाई उसकी ताकत को तेजी से बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी डॉक्टर कोट पहने हुए मछली की हड्डी चबाता हुआ आया। ब्लेज ने उसे पहचान लिया कि वो समुद्री डॉक्टर है, फिशबोनन। ओह, तुम इतनी जल्दी जाग गए। मुझे लगा कि इसमें 2 दिन और लगेंगे। तुम्हारा शरीर बहुत बढ़िया है, फिशबोनन ने टिप्पणी की। वो तारीफ नहीं कर रहा था, बल्कि सच कह रहा था। जब ब्लेज को अस्पताल ले जाया गया तो उन्होंने उसकी हालत की जांच की ताकि उसे सब कुछ पता चल सके। हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी मांसपेशियां पूरी तरह से थक चुकी थी, मानो किसी ने उनमें से बहुत सारी जीवन ऊर्जा निचोड़ ली हो। तुम्हारी हालत गंभीर नहीं है। 1 सप्ताह तक खूब पौष्टिक खाना खाओ और तुम ठीक हो जाओगे। कुछ सांत्वना भरे शब्द कहते हुए फिशबोन छोटे से कमरे से बाहर चला गया। डॉक्टर के जाने के कुछ ही मिनट बाद गैर्प आया और बोला, बेटा तुम जाग गए। हाँ, आप काफी मजबूत हैं। आपकी उम्र कितनी है? गैर्प ने पूछा। हमेशा की तरह काफी शांत और बेपरवाह लग रहे थे। अगले 3 महीनों में 16 साल की हो जाऊंगी। अच्छा, तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते थे? मुझे लगता है कि हम पहली बार मिले थे। कौन नहीं चाहेगा? मैंने सुना है कि आप मरीन में एकमात्र व्यक्ति हैं जिसने समुद्री डाकू राजा गोल्ड रोजर के जीवित रहते हुए उसके साथ बराबरी का मुकाबला किया था। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे और समुद्र के दिवंगत समुद्री डाकू राजा के बीच कितना अंतर है। ब्लेज के जवाब ने एक पल के लिए गैर्प को चौंका दिया। फिर वो जोर से हंस पड़ा। वाह, तुम एक बाल रहित बच्चे के लिए बहुत मजेदार हो। फिर भी तुम मरीन में क्यों शामिल हुए? मजबूत बनने के लिए, ब्लेज ने स्पष्ट और त्वरित उत्तर दिया। तुम मजबूत क्यों बनना चाहते हो? सबसे शक्तिशाली से लड़ने के लिए आपको अधिक शक्तिशाली होना होगा। उनके उत्तर से गैर्प को कुछ अटपटा लगा, लेकिन ये उनके व्यक्तित्व के अनुरूप था, इसलिए उन्होंने आगे कोई प्रश्न नहीं किया। चलो बाहर चलते हैं। तुम्हें आराम की नहीं, बल्कि ढेर सारे ग्रिल्ड मीट की जरूरत है, गैर्प ने कहा। ब्लेज इस मामले में गैर्प से सहमत था, इसलिए वो बिस्तर से उठकर उसके पीछे चला गया। आपकी शैतान फल शक्ति क्या है? गैर्प ने पूछा। मुझे नहीं पता। एक अजीब फल खाने के बाद मुझमें अलग अलग डिग्री तक गर्मी को नियंत्रित करने और उसमें हेरफेर करने की क्षमता आ गई, ब्लेज ने जवाब दिया। क्या तुम्हें यकीन है? गैर्प ने पूछा। हाँ, क्यों? कुछ नहीं। मैंने सुना है कि गर्मी वाला शैतानी फल पहले ही खाया जा चुका है, इसलिए हमें नहीं पता कि तुमने किस तरह का शैतानी फल खाया है। तुमने किस तरह का शैतानी फल खाया है, यह जानने के बाद ही तुम उसमें और सुधार कर सकते हो। ओह, ब्लेज ने आश्चर्य से कहा, लेकिन अपने मन में सोचा तो शार्लेट ओवन ने पहले ही गर्म गर्म फल खा लिया है। मैं तुमसे पूछना चाहता था, बेटा, तुमने कल मेरी चाल का पूर्वानुमान कैसे लगाया? क्या यह तुम्हारी शैतानी फल की क्षमता से संबंधित है? हाँ, ऊष्मा तरंग छोड़ने से मैं 1 मीटर की सीमा में सब कुछ महसूस कर सकता हूं, ब्लेज ने बिना कुछ छिपाए बताया, जबकि गैर्प ने समझ में सिर हिलाया। इसके बाद गैर्प ब्लेज को एक प्रशिक्षण मैदान में ले गए और अनुरोध किया, मुझे दिखाओ कि तुम्हारा शैतानी फल क्या कर सकता है, लेकिन पिछली बार की तरह इसका अत्यधिक उपयोग मत करो। बस एक साधारण प्रदर्शन ही काफी होगा। कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले मुझे अपनी शारीरिक शक्ति वापस हासिल करनी होगी। मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूं। उसके शरीर में अभी भी थकावट है, इसके कारण वो अपनी ताकत नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तुम जाओ और अपना पेट भर लो। मैं सेंगोकू को बुलाता हूं। मुझे लगता है कि तुम्हारा शैतानी फल उतना सरल नहीं है जितना तुम बता रहे हो, गैर्प ने कहा। इस बूढ़े आदमी में एक भयानक प्रवृत्ति है, ब्लेज ने मन ही मन सोचा। वो अपनी शैतानी फल की क्षमता को रहस्यमय बनाए रखना चाहता है, अन्यथा उसे शैतानी फल का नाम बताने में कोई आपत्ति नहीं होगी। 30 मिनट बाद ब्लेज ने सेंगोकू और गैर्प से एक दूरस्थ स्थान पर स्थित प्रशिक्षण मैदान में मुलाकात की। वो बता सकता था
कि वे दोनों जो कुछ भी दिखाने जा रहे हैं उसे गुप्त रखना चाहते हैं। ये उसके इरादे से मेल खाता है। एडमिरल सेंगोकू। ब्लेज ने सम्मानपूर्वक उन्हें सलाम किया, जबकि सेंगोकू ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। सेंगोकू को ब्लेज का व्यक्तित्व और स्वभाव तुरंत पसंद आ गया। वो शांत, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान है, और उसके होठों पर मुस्कान की झलक है। उससे उसे एक मजबूत सकारात्मक भावना महसूस हुई। मैंने गैर्ब से तुम्हारे शैतान फल की शक्ति के बारे में सुना है। चलो पता लगाते हैं कि तुम्हारा फल हीट फल से किस तरह अलग है, सेंगोकू ने कहा, क्योंकि वो भी अज्ञात शैतान फल के बारे में उत्सुक था। प्रशिक्षण क्षेत्र के केंद्र की ओर चलते हुए ब्लेज ने ताप प्रबंधन की क्षमताओं के बारे में बताया। धधकती मुट्ठी, ताप संवेदना, ताप विस्फोट, ताप श्वास, ताप किरण इत्यादि। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। ये आग की तरह लाल हो गया और रंग धीरे धीरे चमकीले लाल से शुद्ध सोने में बदल गया। उस पल उनके आसपास का तापमान भी बढ़ने लगा और आसपास के वातावरण को प्रभावित करने लगा। ब्लेज ने जल्दी से अपनी ताप क्षमता को नियंत्रित किया और अपने हाथ का तापमान सामान्य कर लिया। फिर उसने ताप विस्फोट की क्षमता दिखाई। उसके शरीर से एक तेज, झुलसाने वाली गर्मी निकली और सभी दिशाओं में फैल गई। इस तरह की क्षमता उसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ लड़ने में मदद नहीं करेगी, लेकिन ये कमजोर विरोधियों के एक समूह को खत्म कर सकती है। मैं फल की शक्तियों की सीमा के साथ प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए मुझे अभी भी निश्चित रूप से पता नहीं है। ब्लेज ने अपने विचार साझा किए। 10 मिनट की प्रस्तुति के बाद गार्प और सेंगोकू भी एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उनका फल उतना शक्तिशाली नहीं है जितना उन्होंने सोचा था, लेकिन इसमें असीम क्षमता है। ये ब्लेज के हाथ में है कि वो भविष्य में इसे कैसे बेहतर बनाता है। ये स्पष्ट है कि आपका शैतान फल हीटेड फल से अलग है। मुझे लगता है कि ये किसी तरह का विशेष पैरामीशिया है जो दूसरों के लिए अज्ञात है, सेंगोकू ने कहा। यह एक अच्छी शैतान फल क्षमता है। धन्यवाद, एडमिरल सेंगोकू। मुझे भी लगता है कि मेरे शैतानी फल की क्षमता मेरे साथ और भी मजबूत हो सकती है, ब्लेज ने बताया और अस्पष्ट रूप से फल की कुछ क्षमताओं का खुलासा किया। विस्फोट और आग में हेरफेर। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे अपनी पसंदीदा वन पीस दुनिया में स्थानांतरित किया गया। अध्याय 12 ब्लैक आर्म ज़ेफिर। जैसा कि आपने खुद कहा, आप अपने शैतानी फल की पूरी क्षमता को केवल मजबूत होकर ही सामने ला सकते हैं, लेकिन आप अभी बहुत कमजोर हैं और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको एक ऐसे स्थान पर भेजने की योजना बना रहा हूं जहां अच्छी क्षमता वाले युवा नौसैनिकों को प्रशिक्षित किया जाता है। मरीन विशेष प्रशिक्षण शिविर। मरीन मुख्यालय के कुछ सबसे मजबूत एडमिरल, वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल उस प्रशिक्षण शिविर से निकले हैं। मुझे लगता है कि यह आपके लिए एक आदर्श स्थान है, सेंगोकू ने कहा। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ब्लेज ने अपना सिर हिलाया। वो जानता था कि एडमिरल सेंगोकू ने उसकी क्षमता और शैतानी फल की शक्ति की कीमत समझनी शुरू कर दी है। उसे अभी इसी की जरूरत है, मजबूत समर्थन। इसके अलावा सेंगोकू को दुनिया की शांति बनाए रखने और समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए मजबूत मरीन अधिकारियों की भी आवश्यकता है। हाल ही में मरीन पर दबाव बहुत अधिक है, क्योंकि हर दिन समुद्र में नौकायन करने के लिए कई नए मजबूत समुद्री डाकू उभर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर रोजर के शब्दों से प्रभावित है और वन पीस को ढूंढना चाहते हैं, जबकि बाकी लोग खजाने और आजादी की तलाश में समुद्र में नौकायन करते हैं। ये वाकई समुद्री डाकुओं का महान युग है। यदि ब्लेज गलत नहीं थे तो सेंगोकू जल्द ही वर्तमान फ्लीट एडमिरल कांग के स्थान पर फ्लीट एडमिरल के पद पर नियुक्त हो जाएंगे। अभी मरीन एडमिरल कुजान, साकाजुकी और बोरसालिनो नहीं है। वे अभी सिर्फ वाइस एडमिरल है। अगर वो गलत नहीं है तो अगले 3 सालों में उन्हें भी एडमिरल के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में आपको प्रशिक्षण शिविर में भेज दिया जाएगा, इसलिए अभी आराम करें। तीसरे दिन एक मरीन अधिकारी ने आकर उसे सारी बात बताई। फिर ब्लेज गार्ड से मिलने गया, जो उसे मरीन युद्धपोत तक ले गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गैर्ब भी उसके साथ जहाज पर चढ़ेगा। जाहिर है वो मुख्यालय में रहकर ऊब गया था और कुछ समय के लिए छुट्टी लेना चाहता था। ब्लेज ने अपना सिर हिलाया। गैर्ब के अनुसार प्रशिक्षण शिविर कैल्म बेल्ट में स्थित है, जहां केवल समुद्री युद्धपोतों के साथ ही नौकायन किया जा सकता है, जिनके नीचे समुद्री पत्थर लगे हों। यह द्वीप अमेजन लिली और रुसुकेना जैसा होना चाहिए, जहां लफी ने प्रशिक्षण लिया था। ब्लेज ने सोचा। युद्धपोत को बड़े हरे भरे द्वीप तक पहुंचने में 1 दिन लग गया। दूर से देखने पर द्वीप कई शिविरों और इमारतों के साथ छोटा लग रहा था। ब्लेज ने द्वीप पर बड़ी संख्या में नौसैनिकों को प्रशिक्षण लेते हुए भी देखा। जब युद्धपोत द्वीप पर पहुंचा तो वो गैर्ब और जहाज पर मौजूद अन्य रंगरूटों के साथ नीचे उतरा। मुख्यालय से प्रशिक्षण शिविर में भेजा गया एकमात्र व्यक्ति बैलीज नहीं था। जैसे ही वे उतरे, मरीन इंस्ट्रक्टर ब्लैक आर्म ज़ेफिर गार्ब का स्वागत करने के लिए आए। उन्होंने चश्मा पहना हुआ था और बैंगनी रंग का सूट पहना हुआ था,
जिसके कंधों पर केप की तरह मरीन कोट लटका हुआ था। जेफिर, बहुत समय हो गया मिलते हुए। गरप, तुम हमेशा की तरह बेफिक्र दिख रहे हो। प्रशिक्षक जेफिर। ब्लेज ने आगे बढ़कर उन्हें सम्मानपूर्वक सलामी दी, जिसके वे हकदार थे। उन्होंने मरीन के लिए इतने शक्तिशाली चरित्रों का निर्माण करने के लिए इस व्यक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने अब तक देखे गए सबसे वीर और महान पात्रों में से एक। वन पीस फिल्म जेड के विपरीत अब का जेफायर कटे हुए बालों और सख्त नजर के साथ काफी सशक्त दिखाई देता है। उसने अभी तक अपना हाथ नहीं खोया है। वर्तमान में वो वास्तव में मजबूत है। जेफिर को अचानक एक ऐसे व्यक्ति से सलामी मिलने पर आश्चर्य हुआ जिससे वो पहले कभी नहीं मिला था। ब्लेज से उसे सम्मान और प्रशंसा का भाव मिला, जिसने उसे और भी हैरान कर दिया। बहुत से लोग उनका सम्मान करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी गहनता महसूस की। क्या वह है? जेफिर ने गैर्ब से पूछा। वाह, ये वही है जिसका सेंगोकू ने जिक्र किया था। वो कैसा है? गैर्ब हंसा। वो कमजोर है, जेफिर ने खुलकर कहा, और ये सच है। अगर उसका शैतानी फल न होता तो बहुत से लोग उसे आसानी से हरा सकते थे, क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति अभी परिपक्व नहीं हुई है। उसे कम मत आकिए, भविष्य में उसमें एडमिरल बनने की क्षमता है, गैर्ब ने याद दिलाया। ओह, चलो फिर इसका परीक्षण करते हैं, जेफिर ने कहा और रंगरूटों को निकटतम इमारत में प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। फिर वो ब्लेज और गैर्ब को दूरी पर स्थित एक प्रशिक्षण मैदान में ले गया। ब्लेज का शरीर भाप से भर गया और उसके हाथ लाल हो गए। अपनी ऊष्मा संवेदना का इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ा और जेफिर पर हमला कर दिया। उसने अपनी क्षमताओं को नहीं रोका। वो जानता है कि अपनी प्रतिभा दिखाने से ही वो बाद वाले का पक्ष जीत सकता है, लेकिन जेफिर ने आसानी से हमलों से बच निकला। ये उसकी उम्मीद के मुताबिक है। ब्लेज ने अपना हमला नहीं रोका। उसके हाथों ने जेफिर पर लगातार धधकती मुट्ठी की बौछार की और अचानक उसने अपने मुंह से एक तीखी गर्मी की किरण निकाली। जेफिर को सोरू का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जेड के लिए वो सेंगोकू से ब्लेज की शैतानी फल शक्ति के बारे में सुनने के बाद से उतना हैरान नहीं था। एक तेज चाल तकनीक के साथ वो उसके सामने आया और एक किक भेजी। उसकी चालें आकस्मिक और बिना किसी शक्ति के थी, इसलिए ब्लेज आसानी से अपने हिटवेव के साथ उसके हमले की भविष्यवाणी करने और वापस उछलकर उसे चकमा देने में सक्षम था। अब आप रुक सकते हैं। आपकी कमजोर शारीरिक शक्ति आपके शैतानी फल की क्षमताओं को सीमित करती है, और आपकी युद्ध तकनीक भी बहुत ही अनाड़ी है और उसमें कोई शैली नहीं है। आपको बुनियादी बातों से प्रशिक्षण लेना होगा। ब्लेज ने सहमति में अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो अपनी कमी को अच्छी तरह से जानता था। उसके शैतानी फल के बारे में आप क्या सोचते हैं? कोई विचार? गैर्ब ने पूछा। उसकी शैतानी फल क्षमता शैतानी फल विश्वकोश में वर्णित हीटेड फल से कुछ अलग नहीं दिखती। हमें फल के नाम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये लड़ाई में काफी मददगार फल है, जेफिर ने समझाया। अध्याय 13 कार्यों की श्रृंखला। 1 घंटे बाद ब्लेज ने एक कम रैंक वाली मरीन वर्दी पहनी हुई थी, जिसमें सफेद शॉर्ट स्लीव शर्ट और गहरे नीले रंग की पतलून थी, जो प्रशिक्षण मैदान में खड़ी थी। उनकी शर्ट पर मरीन प्रतीक चिन्ह अंकित था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि ट्रेनिंग ग्राउंड में मौजूद हर मरीन ट्रेनी लगभग 300 एक जैसी पोशाक में थे। ब्लेज की तरह वे सभी ट्रेनिंग कैंप में नए हैं, जिन्हें समुद्र के अलग अलग इलाकों से चुना गया है। जेफिर ने कठोर भाव से उनकी ओर देखा और बोला, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं जेफिर हूं, एक पूर्व एडमिरल। मैं वर्तमान में प्रशिक्षक के रूप में मरीन में सेवारत हूं और आप जैसे नए मरीन रंगरूटों को प्रशिक्षण दे रहा हूं। मरीन का कर्तव्य दुनिया भर में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, साथ ही दुनिया की शांति को बाधित करने वाले किसी भी तरह के अस्तित्व को खत्म करना है। हमारे मामले में ये ज्यादातर समुद्री डाकू और कुछ अपराधी हैं। मेरे शब्दों को अपने दिल में उकेर लो। दुनिया में कोई भी अजेय विरोधियों का सामना कर सकता है, लेकिन हम नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पीछे अनगिनत मासूम जिंदगियां मर जाएंगी। एक मरीन को कभी नहीं भागना चाहिए, चाहे आपका प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो। समझे? हाँ, सभी रंगरूट एक स्वर में चिल्लाए। हमारे पीठ पर लिखा न्याय शब्द आपकी कल्पना से कहीं अधिक वजन रखता है। भविष्य में जब आप समुद्र में यात्रा करेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। अब चलो तुम्हारे प्रशिक्षण से शुरुआत करते हैं, जेफिर ने कहा। न्याय शब्द हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। ब्लेज ने वन पीस सीरीज में न्याय के कई रूप देखे हैं। आओकीजी का आलसी न्याय, किजारू का अस्पष्ट न्याय, सकाजुकी का संपूर्ण न्याय, फुजीटोरा का मानवीय न्याय इत्यादि। जहां तक ब्लेज का सवाल है, वो सबसे मजबूत न्याय में विश्वास करता है। अगर वो सबसे मजबूत है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सही है या गलत। वो जो करता है वही न्याय बन जाता है। विश्व सरकार इसका एक अच्छा उदाहरण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या करते हैं, ये न्याय बन जाता है, क्योंकि वे दुनिया में सबसे मजबूत समूह है। जैसे ही जेफिर प्रशिक्षण योजना
और उन्हें प्रतिदिन क्या करना है ये समझा रहा था। उसके कान में एक सूचना पड़ी, एक नया कार्य शुरू हो गया है। जब ब्लेज ने इंटरफेस की जांच की तो वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ये केवल एक कार्य नहीं था, बल्कि इसमें कई कार्य शामिल थे। कार्य 1, मरीन की रोकुशिकी सीखें और उसमें निपुण बने। समय सीमा 1 वर्ष। पुरस्कार 2.0 संविधान प्लस 2.0 शैतान फल क्षमता प्लस एक निःशुल्क विशेषता बिंदु। टास्क 2, वन पंच मैन वर्कआउट। विवरण 750 दिनों तक प्रतिदिन 2000 पुशअप्स, 2000 सिटअप्स, 2000 स्क्वाट्स और 30 किलोमीटर दौड़ें। समय 750 दिन। कार्यों को प्रतिदिन करना अनिवार्य नहीं है, आप बीच में आराम कर सकते हैं। पुरस्कार 5.0 संविधान प्लस 5.0 शैतान फल क्षमता प्लस 3 निःशुल्क विशेषता अंक। ये देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अरे यार, इस बार इनाम बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं साइतामा की तरह गंजा तो नहीं हो जाऊंगा, है ना? मैं नहीं होना चाहता। कार्य 3, मुक्के और लाते। विवरण प्रतिदिन सूर्य की ओर मुख करके 1000 पंच और 1000 किक करें। समय 1 वर्ष। पुरस्कार 2.0 संविधान प्लस 2.0 शैतान फल क्षमता प्लस एक निःशुल्क विशेषता अंक। ब्लेज इस बात से खुश था कि सिस्टम ने इतने सारे कार्य जारी किए हैं, लेकिन यदि वो सिस्टम की योजना का पालन करता तो वो हर दिन थक कर मर जाता। जेफर ने शारीरिक व्यायाम, युद्ध प्रशिक्षण, रणनीतियों से लेकर सामान्य ज्ञान वर्ग तक प्रतिदिन होने वाले विभिन्न सत्रों के बारे में बताया। ब्लेज को उम्मीद नहीं थी कि प्रशिक्षण शिविर में इतनी सारी चीजें सिखाई जाएंगी। मुझे यकीन है कि अगला साल मेरे लिए नरक जैसा होगा। अगले दिन मरीन अधिकारी ने सभी मरीन रंगरूटों को सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही बुला लिया था। उनमें से किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वे दुनिया की क्रूरता को जानते थे। ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचने पर उन्हें किलोमीटर लॉन्ग ट्रेनिंग ग्राउंड पर 20 बार दौड़ने को कहा गया, यानी उन्हें 20 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी थी। वास्तव में ये एक छोटी सी दूरी है, लेकिन मुख्य बात यह है कि उन्हें 30 मिनट से कम समय में दौड़ पूरी करनी होती है। आम लोगों के लिए यह थोड़ा मुश्किल है। जेफिर की चौकस निगाहों के नीचे उन्होंने प्रशिक्षण शुरू किया। दूसरों के साथ ब्लेज ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। शुरू में सभी ऊर्जावान थे और एक समान गति से दौड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कमजोर लोग धीमे पड़ने लगते हैं, जबकि मजबूत लोग उनसे आगे निकल जाते हैं और दौड़ना जारी रखते हैं। 15वें राउंड के बाद उनमें से ज्यादातर की गति धीमी हो गई और वे बस दौड़ते हुए आगे बढ़ गए। 20 से भी कम रंगरूटों ने अपनी गति बनाए रखी और उसी गति से दौड़े। ब्लेज भी उस छोटे से समूह में था, लेकिन अचानक उसकी नजर समूह में एक जानी पहचानी शख्स पर पड़ी। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसने उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने के लिए फिर से जांच की। वो कोई और नहीं बल्कि वर्गो है। वो यहां क्या कर रहा है? तभी उसे याद आया कि मौजूदा समय के हिसाब से ये वाकई सटीक है। ब्लेज ने फिर वर्गो से जुड़ी हर बात को याद करने की कोशिश की। डेमन बैम्बू वर्गो 4 विशिष्ट अधिकारियों में से एक था और कोडनाम कोराजोन के तहत डोन क्विजोटे पायरेट्स के केंद्र में बैठने वाला पहला व्यक्ति था। 26 साल की उम्र में वो डोफ्लेमिंगो के आदेश के तहत मरीन में भर्ती हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो प्रशिक्षण शिविर में भी प्रवेश करेगा। मरीन बनने के 1 साल बाद उन्होंने सेंगोकू से उन्हें G5 में स्थानांतरित करने के लिए कहा। फिर जब डोफ्लेमिंगो ने ड्रेसरोसा को संभाला, तब तक वे कैप्टन के पद पर पहुंच गए और अंततः वाइस एडमिरल बन गए। उन्होंने ये सब अपने सहयोगियों के अलावा अन्य किसी से अपनी असली पहचान छिपाते हुए किया। वो वास्तव में एक भयानक व्यक्ति है। मूल कार्य में वर्गो 15 वर्षों तक नौसेना में था और बिना किसी संदेह के वो बहुत मजबूत है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो अब तक हकी का इस्तेमाल करना सीख चुका है। मुझे लगा कि ट्रेनिंग कैंप काफी बोरिंग होगा, लेकिन उसके साथ ये मजेदार होने वाला है। सच है, वर्गो ताकतवर है, लेकिन वो मरीन ट्रेनिंग कैंप में है। अगर वो अपनी असली ताकत बता देगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। ये उसकी मौजूदा कमजोरी है। ब्लेज ने मुस्कुराते हुए कहा, वो एक अच्छे पंचिंग बैग के रूप में काम करेगा। फिर उसने दूसरे मरीन अधिकारियों पर नजर डाली और 2 लोगों को देखा, गियोन और शूजो। वे दोनों ही बहुत युवा लग रहे थे, लगभग 20 साल के, जैसा कि सीरीज में नहीं था। मूल कार्य में गियोन को एडमिरल पद के लिए भी माना जाता था, जबकि शूजो समय समय पर लफी से आसानी से लड़ने में सक्षम था। इन सभी पात्रों से मिलकर ब्लेज उत्साहित हो गया। अपने विचारों को दबाते हुए उसने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। सबसे पहले उसे दूसरों से लड़ने की कोशिश करने से पहले अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। वर्गो के अलावा उसे उसी साल के अन्य रंगरूटों को हराने का आत्मविश्वास है, लेकिन उसकी मौजूदा ताकत के साथ यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। 20 राउंड दौड़ने के बाद उन्हें अन्य शारीरिक प्रशिक्षण जैसे पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, वेटलिफ्टिंग और कई अन्य अभ्यास करने को कहा गया। जब तक उनका प्रशिक्षण समाप्त हुआ, नाश्ते का समय आ गया। प्रशिक्षण शिविर में नाश्ते की यही एकमात्र अच्छी चीज थी।
क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रकार के अत्यधिक पौष्टिक मांस दिए गए थे। केवल 2 बड़े मांस के टुकड़े खाने से ब्लेज को लगा कि प्रशिक्षण से होने वाली थकावट गायब हो गई और एक बार फिर से भौतिक शरीर में ऊर्जा भर गई। उनके शरीर ने उनके द्वारा खाए गए सभी भोजन से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उनकी मांसपेशियों, हड्डियों को मजबूत किया और उन्होंने अपने कोशिकीय स्तर में भी परिवर्तन महसूस किया। नाश्ते के बाद उन्हें एक बार फिर प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने का आदेश दिया गया। अगला प्रशिक्षण सत्र युद्ध मूल्यांकन था। अध्याय 14 प्रशिक्षण। प्रशिक्षक जेफर उनके सामने खड़े हुए और उन्होंने विस्तार से बताया, अगला कार्य युद्ध आकलन है। चूंकि यह पहला दिन है, इसलिए मुझे आपके लिए एक विशेष युद्ध पद्धति तैयार करने से पहले आपके युद्ध कौशल, ताकत और मानकों का आकलन करना होगा। जैसे ही जेफर ने अपना भाषण समाप्त किया, कुछ मरीन अधिकारी आगे आए और उन्हें एक पंक्ति में खड़े होने के लिए कहा। फिर सभी रंगरूटों को उनसे लड़ने के लिए कहा गया। निस्संदेह अधिकारी काफी मजबूत थे, जिन्हें प्रशिक्षक जेफर ने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था। उन्होंने उनके खिलाफ लड़कर भर्ती की लड़ाकू ताकत का परीक्षण करना शुरू कर दिया। ब्लेज और गियोन अधिकारी से बराबरी के आधार पर लड़ने में सक्षम थे और इसे अच्छा माना गया, लेकिन वर्गो और शुजो अधिकारियों को हराने में सक्षम थे। मूल्यांकन के बाद रंगरूटों को मजबूत से कमजोर तक 3 समूहों में विभाजित किया गया, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ब्लेज को वर्गो, शुजो, गियोन और अन्य रंगरूटों के साथ ग्रेड 1 में रखा गया था। ग्रेड 1 के सभी 20 रंगरूट एक दूसरे को देखते हुए चेहरे याद कर रहे थे। दिन बीतते गए, हर रोज उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी, जबकि रोजाना उन्हें मजबूत मरीन अधिकारियों द्वारा पीटा जाता था। कोई भी अपवाद नहीं था, यहां तक कि ब्लेज, वर्गो, गियोन भी इसमें शामिल थे। 6 महीने बीत गए। गारप ने उनके आने के 1 हफ्ते बाद ही द्वीप छोड़ दिया और ब्लेज ने तब से उसे नहीं देखा। प्रशिक्षण मैदान में अपने दैनिक 1 पंच मैन वर्कआउट को समाप्त करते हुए वो थोड़ा सा हांफने लगा, जबकि उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। इसके बाद उसे 1000 पंच और किक पूरे करने थे। पहले तो उन्हें यह सब करना मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे ये उसके लिए एक रूटीन बन गया। नाम ब्लेज हंट, व्यवसाय मरीन, संविधान 14.8, शक्ति 14.9, गति 14.7, शैतान फल क्षमता 14.7, हकी कोई नहीं, भंडारण में आइटम कोई नहीं, मुक्त विशेषता बिंदु 0। कुछ दिनों के लिए उनकी ताकत एक सीमा तक पहुंच गई थी। अब उन्हें कुछ मुफ्त विशेषता अंक न रखने का पछतावा है। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वे आसानी से इस सीमा को पार कर सकते थे। वास्तव में उन्होंने 6 महीने की इस अवधि में काफी सारे कार्य पूरे किए। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने पहली बार वर्गो, गियोन, शुजो और अन्य रंगरूटों को चुनौती दी, इसी तरह उन्होंने 10 फीट बार की सीमा को भी पार किया। लेकिन हाल ही में सिस्टम ने उन्हें कोई टास्क नहीं दिया, इसलिए उनकी ताकत 15 फीट बार की सीमा के आसपास खत्म हो गई। अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के अलावा उन्होंने अपनी शैतान फल क्षमता का भी अध्ययन किया। उनके पास एक पूर्व नामांकन है। उनकी शैतान फल शक्तियां एक नए चरण तक पहुंच जाएंगी जब वो 20 फीट बार सीमा पार कर लेंगे। उस समय गियोन अपनी रोजाना की ट्रेनिंग पूरी करके उसके पास आई। वे दोस्त बन गए क्योंकि वे एक ही कक्षा में हैं और कॉम्बैट क्लास में एक दूसरे से लड़ते हैं। सिर्फ गियोन ही नहीं, ब्लेज उसी कक्षा के सभी लोगों से परिचित था, यहां तक कि वर्गो से भी। दरअसल वर्गो अपने दोस्ताना और मिलनसार स्वभाव के कारण अपने कक्षा में एक तरह का नेता है। बेशक ये सिर्फ दिखावा है और ब्लेज को यह बात अच्छी तरह पता थी। अगर उसने मूल सीरीज में अपने असली व्यक्तित्व को नहीं देखा होता, चालाक, कपटी और निर्दयी, तो वो भी दूसरों की तरह धोखा खा जाता। उसने दूसरों के सामने अपनी असली पहचान उजागर नहीं की। अगर उसने ऐसा किया भी तो भी कोई भी उस पर पर्याप्त सबूत के बिना विश्वास नहीं करेगा। उसे भी इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी वर्तमान प्राथमिकता अपनी ताकत को बेहतर बनाना है। यदि भविष्य में ऐसा अवसर आएगा तो वो उसका ध्यान रखेंगे। ब्लेज, क्या तुमने अपनी रोजाना की ट्रेनिंग पूरी कर ली है? गियोन उसके पास बैठी और अपने शरीर से पसीना पोंछने लगी। उसकी त्वचा चिकनी और आकर्षक थी, पसीने से भीगी हुई। हाँ, ब्लेज ने गियोन की ओर देखते हुए जवाब दिया। वो जवान है, सुंदर है और सबसे बढ़कर बहुत मजबूत है। यद्यपि वो एक महिला है, उसकी शारीरिक शक्ति उससे थोड़ी अधिक है, लेकिन युद्ध कौशल के मामले में ब्लेज उसे परास्त कर सकता है। क्या आप ये मूल्यांकन करने जा रहे हैं? मैंने सुना है कि उस द्वीप पर जानवरों को मारना बहुत कठिन है, गियोन ने पूछा। हाँ, ब्लेज ने जवाब दिया। जिस आकलन की बात गियोन कर रहा था, वो एक अत्यंत खतरनाक द्वीप पर जाकर एक जानवर का शिकार करना था, जो उनके उत्तर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह द्वीप रुसुकेना जैसा है, जो एक प्रागैतिहासिक द्वीप है जहां कई विलुप्त जानवर रहते हैं। वहां कोई कमजोर जानवर नहीं रहता, यहां तक कि द्वीप पर हानिरहित दिखने वाले खरगोश भी बहुत शक्तिशाली होते हैं और 50 मिलियन से कम इनाम वाले समुद्री लुटेरों पर भारी पड़ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि द्वीप पर कुछ ताकतवर लोग मुख्यालय के वाइस एडमिरल जितने शक्तिशाली हैं। ब्लेज की मौजूदा ताकत के साथ उसे एक ही वार में कुचल दिया जाएगा। मूल्यांकन बहुत सरल है। द्वीप के अंदर 2 दिन जीवित रहना और एक प्राणी को मारना।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मजबूत हैं या नहीं। मूल बात यह है कि उन्हें शव को किनारे तक ले जाना है। अगर कोई मरीन रिक्रूट ऐसा करने में सक्षम था तो प्रशिक्षक ज़ेफिर उन्हें रोकुशिकी सिखाएगा। बेशक द्वीप का अधिकांश हिस्सा निगरानी में है। अगर कुछ भी होता है तो उन्हें अपनी छोटी छोटी जान गंवाने से पहले बचा लिया जाएगा। मूल्यांकन में कोई भी भाग ले सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। यदि आप भाग लेते हैं और मूल्यांकन पास कर लेते हैं तो आपको रोकुशिकी सीखने का मौका मिलेगा। ब्लेज को यह स्वीकार करना होगा कि ज़ेफिर की प्रशिक्षण पद्धति वास्तव में अच्छी है। मूल्यांकन पुरस्कार न केवल मजबूत बल्कि कमजोर लोगों को भी प्रोत्साहित करता है। आपका क्या हाल है? ब्लेज ने गियोन से पूछा। मैं भाग लूंगा। मुझे लगता है कि हमारी कक्षा का हर छात्र इसमें शामिल होगा। हाँ, अपनी ताकत के साथ आपके लिए जीवित रहना और किसी प्राणी को मारना कोई समस्या नहीं होगी। ब्लेज ने हंसते हुए कहा, मेरी चापलूसी मत करो। हमारे समूह में केवल वर्गों और शूजो ही आपसे बराबरी की लड़ाई लड़ सकते हैं। ब्लेज ने अपना सिर हिलाया और कहा, फिर भी मैं बहुत कमजोर हूं। तुम मजबूत क्यों बनना चाहते हो? जियोन ने उत्सुकता से पूछा। वो शुरू से ही ब्लेज पर ध्यान देती रही है। वो दूसरों की तुलना में दोगुना कठिन प्रशिक्षण लेता है। वो अच्छे युद्ध कौशल वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो कमजोर है ताकि मैं जो चाहूं कर सकूं। दुनिया में नियम सिर्फ ताकतवर लोग ही तय करते हैं। ब्लेज ने जवाब दिया, लेकिन गियोन को एक भी शब्द समझ में नहीं आया। उसने अपना सिर हिलाया। वो धरती से है और उसका नजरिया आम लोगों से बिल्कुल अलग है। महान किरदारों से मिलने के बारे में सोचते ही उसका खून खौल उठता है। वो सभी सबसे ताकतवर लोगों को चुनौती देना चाहता है और उनकी शक्ति का अनुभव करना चाहता है। वो बता सकता है कि जैसे ही वो देहांतरित हुआ उसकी मानसिकता बदल गई, मानो वो युद्ध के लिए ही पैदा हुआ हो। वो युद्ध के प्रति पागल नहीं है, लेकिन उसने स्क्रीन पर जो सबसे शक्तिशाली किरदार देखे हैं उन्हें हराने का रोमांच अलग और आनंददायक है। जिस दिन वो गार्ब से मिला उसने इस बात की पुष्टि कर दी, और साथ ही केवल मजबूत विरोधियों से लड़कर ही वो अपनी ताकत को तेजी से सुधार सकता है। इसीलिए रोकुशिकी सीखने के बाद वो प्रशिक्षण शिविर छोड़ने की योजना बनाता है। केवल समुद्र में ही वो मजबूत विरोधियों से मिल सकता है और उनसे लड़ सकता है। हालांकि वो मजबूत विरोधियों की तलाश करता है, लेकिन ब्लेज मूर्ख नहीं था। वो अपनी वर्तमान कमजोर ताकत से व्हाइटबर्ड, कैडो, बिग मॉम और अन्य मजबूत पात्रों को हराने की उम्मीद नहीं कर सकता। अध्याय 15 जीवन रक्षा। अगले दिन लगभग 100 नौसैनिक प्रशिक्षु निम्न श्रेणी की नौसैनिक वर्दी पहने तथा अपनी पसंद के हथियार जैसे चाकू, तलवार, पिस्तौल, राइफल आदि से लैस होकर खुले मैदान में खड़े थे। सबसे आगे ब्लेज, वर्गो, शुजो, गियोन और उसी कक्षा के अन्य छात्र खड़े थे। वे सबसे ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी समूह थे, जबकि उनके पीछे वाले काफी घबराए हुए थे। उन सभी ने अन्य वरिष्ठ रंगरूटों से द्वीप के बारे में बहुत कुछ सुना था, जो कुछ महीने पहले वहां गए थे। इस द्वीप पर रहने वाले जीव डरावने और दुर्जय हैं तथा उनकी ताकत भी बहुत भयानक है, जबकि सामान्य तलवारें और गोलियां भी उनकी त्वचा में प्रवेश नहीं कर सकती। पुराने रंगरूटों का कहना है कि अगर वे सावधान नहीं रहे तो उनकी जान भी जा सकती है। इस तरह की बातें आम रंगरूटों को हतोत्साहित कर सकती हैं, लेकिन ब्लेज जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ इसने उन्हें और भी उत्साहित कर दिया। मैं आप लोगों के साहस की सराहना करता हूं। उस द्वीप पर मौजूद खतरे और वहां मौजूद जीवों की प्रजातियों को जानने के बाद भी आप आगे आए हैं। आपका प्रशिक्षण सरल है, जीवित रहना और जिंदा रहना। प्रशिक्षक ज़ेफिर ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। उन्हें रोजाना प्रशिक्षण देने के अलावा उन्होंने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि उनका ध्यान वरिष्ठ रंगरूटों पर था। फिर भी उन्हें वर्तमान प्रशिक्षण प्राप्त रंगरूट बहुत अच्छे लगे, खास तौर पर गियोन, शुजो, ब्लेज, वर्गो और कुछ अन्य प्रशिक्षु। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि उचित देखरेख और अनुशासन के साथ वे भविष्य में शानदार मरीन बनेंगे। वो उनकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार जब वे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तो वो उन्हें रोकुशिकी सिखाएगा। यह सच है कि द्वीप के अधिकांश भाग पर कड़ी निगरानी रखी गई है। खतरे के किसी भी क्षण में एक समुद्री अधिकारी आपके स्थान पर पहुंच जाएगा और आपको खतरे से बचाएगा। फिर भी जब तक आप स्वयं अनुरोध नहीं करेंगे तब तक आपको बचाया नहीं जाएगा। एक समुद्री अधिकारी आगे आया और कुछ नियमों के बारे में बताया, जिनका पालन उन्हें द्वीप पर पहुंचने के बाद करना होगा। जल्द ही 100 मरीन रंगरूट कुछ मरीन अधिकारियों और प्रशिक्षक जेड के साथ समुद्री पत्थर से लिपटी नावों में द्वीप पर पहुंच गए। द्वीप पर कदम रखते ही ब्लेज ने पाया कि यहाँ की हवा बहुत ताजा और शुद्ध है। द्वीप शांत और निर्मल लग रहा था, मानो वरिष्ठ रंगरूटों से जो कुछ उन्होंने सुना था वो सिर्फ अफवाह थी। क्षेत्र के समुद्र तटीय भाग पर समुद्री प्रतीक के साथ एक 2 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया तथा उसे विशेष लकड़ी के स्पाइकों से सुरक्षित किया गया। ब्लेज ने देखा कि कुछ मजबूत मरीन अधिकारी द्वीप के रेतीले इलाके में सतर्क भाव से गश्त कर रहे हैं। उसने सुना कि यहां तक कि नौसैनिक भी अपनी हकी को प्रशिक्षित करने के लिए आते हैं। सभी रंगरूट समुद्र तट पर खड़े होकर अपने सामने घने जंगल को देख रहे थे। कई शाखाओं वाले ऊंचे और घने पेड़ों ने उन्हें किसी भी तरह की आवाज से बचा लिया था। शायद इसी वजह से उन्हें इस जगह के बारे में एक धारणा मिली होगी। जाओ, जीवित रहो और जिंदा रहो।
प्रशिक्षक जेफिर ने कहा। जैसे ही जेफिर ने अपना भाषण समाप्त किया, कुछ उत्सुक लोग जंगल से घिरे क्षेत्र में भाग गए। ब्लेज, गियोन और अन्य लोग भी उनके पीछे हो लिए। चूंकि समूह बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए सभी रंगरूट अलग अलग दिशाओं में भाग गए। यहां तक कि अगर एक दूसरे से द्वीप के अंदर मिलते भी हैं, तो उन्हें 5 मिनट के बाद अलग होना पड़ता है। ब्लेज ने 15 मिनट तक दौड़ लगाई। उसके बाद उसकी मुलाकात एक शक्तिशाली प्राणी से हुई, जिसने उसे एक अंधे स्थान से हमला किया। अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया के साथ अपनी ताकत को अपने पैरों पर केंद्रित करते हुए उसने पीछे की ओर छलांग लगाकर हमले को चकमा दिया। हमलावर एक विशाल काला बाघ है, जिस पर पीली धारियां है। सामान्य बाघ से अलग उसके पास हथियार के रूप में चमकदार कृपान दांत और क्लब जैसी पूंछ थी। उसकी बिजली जैसी नीली आंखें खतरनाक और जंगली लग रही थी। ग्ररर, एक ही झटके में अपने लक्ष्य को मारने में विफल होने पर उसने ब्लेज के चारों ओर चक्कर लगाया और एक अवसर, एक कमजोरी की तलाश की। इसी तरह ब्लेज ने भी अपने हमलावर की बारीकी से जांच की और अपने अगले कदम की गणना की। उसने अनुमान लगाया कि यह जानवर कोई सामान्य जानवर नहीं है। इसके चमकीले पंजे उसके मांस को चीरकर उसे बुरी तरह घायल कर सकते हैं। अगले ही पल बाघ और ब्लेज दोनों भिड़ गए। ब्लेज ने अपनी शैतानी शक्ति का इस्तेमाल करने से परहेज किया ताकि वह अपनी युद्ध क्षमता बढ़ा सके। बाघ ने अपने शिकार को खत्म करने के लिए अपने तीखे पंजे से उसके गर्दन पर वार किया। ब्लेज ने अपने शरीर को घुमाकर और एक मुक्का मारकर हवा में ही उसके हमले को टाल दिया। टकराना, उसकी मुट्ठी बाघ के सिर से टकराई और वो कुछ मीटर पीछे चला गया। वो जोर से जमीन पर गिरा, लेकिन अगले ही पल वो सहज रूप से अपने पैरों पर वापस कूद गया। ब्लेज को घूरते हुए उसने एक बार फिर उस पर झपटने से पहले कुछ बार अपना सिर हिलाया। वो पीछे नहीं हटा, ये जानते हुए भी कि उसका शिकार उसकी सोच से ज्यादा ताकतवर है और इस प्रक्रिया में उसकी जान भी जा सकती है। द्वीप पर जीवन कुछ ऐसा ही है। जीवित रहने के लिए उन्हें खाना पड़ता है। अगर वे खाना चाहते हैं तो उन्हें मारना होगा, अन्यथा वे मारे जाएंगे। बाघ की निडरता और जंगली स्वभाव से घबराए बिना ब्लेज ने उसका सामना किया। उसने बाघ को मारने की जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि यह उसके कौशल को निखारने के लिए एक आदर्श लक्ष्य था। उत्तेजना में अपने होंठ चाटते हुए ब्लेज ने अपनी पीठ में छिपा हुआ तेज खंजर निकाला। तेज गति से उसने दूरी को पाटते हुए बाघ पर वार किया। बाघ ने अपनी डंडे वाली पूंछ से उसके हमले को रोक दिया। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसके संपर्क में आने पर एक झंझनाहट जैसी आवाज गूंजी। कितनी कठोर पूंछ है। अपनी पूंछ पर जोर लगाते हुए बाघ ने ब्लेज को पीछे धकेल दिया और पास के एक पेड़ पर छलांग लगा दी। उसका छायादार रूप आसानी से आसपास के वातावरण में घुल मिल गया और उसकी नजर से ओझल हो गया। इससे उसकी सतर्कता कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। उसे पता था कि बाघ आखिरकार अपनी ताकत और अपने इलाके में अपनी बढ़त दिखा रहा है। उसके चारों ओर सरसराहट की आवाज सुनाई दी। बिजली की तेज गति से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कुछ खिसक गया और पीछे सिर्फ पीले रंग के चिमटे रह गए। अचानक हमला हुआ। हालांकि वो सतर्क था, लेकिन वो समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और कोई भारी चीज उसकी पीठ पर आकर लगी। हमले की ताकत ने उसे आगे की ओर धकेल दिया। उस समय ब्लेज ने 2 बार पलटी मारकर कुशलता से गति को रोका और अपने कदम स्थिर कर लिए। अपने शरीर की अतिरिक्त शक्ति का उपयोग करते हुए ब्लेज ने चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से खंजर को उसकी पीठ पर मार दिया। स्पष्ट, बाघ अपनी राह पर रुक गया और धीरे धीरे बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके दाहिने हाथ में मौजूद खंजर सीधे उसकी दाहिनी आंख में घुस गया और उसके मस्तिष्क में घुस गया। ब्लेज ने अपनी भाग्यशाली जीत का जश्न नहीं मनाया। उसके पास यह सुविधा नहीं है। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने बाघ की लाश से खंजर निकाला और पीछे देखे बिना भाग गया। अगले ही पल एक विशाल पक्षी आकाश से उतरा और बाघ की लाश को पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि वो उड़ पाता, पेड़ की छाया से एक हरे रंग का सांप निकल आया, जिससे पक्षी डर गया। फिर उसने पक्षी पर झपट्टा मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। पक्षी ने हर संभव कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया और जल्द ही उसकी मौत हो गई। जबकि सांप अपने भोजन का आनंद ले रहा था, पंखदार पक्षी और बाघ एक बार फिर उस क्षेत्र में सन्नाटा छा गया, जैसे कि यहां कुछ भी घटित नहीं हुआ हो।